सोचिए एक ऐसी दुनिया कि जहां मोहब्बत और खतरा हाथ में हाथ डाले चलते हों। हाँ, जहां एक मौत का रहस्य नफरत की आग में जल रहे दंगों से जा मिले। बिल्कुल। आज हम शशि थरूर के उपन्यास रायट अ लव स्टोरी जो 2001 में आया था, उसके हमें मिले सारांश की तहों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी अपने आप में क्या समेटे हुए है। जी हाँ। और हमारे सामने जो सार है वो इशारा करता है कि ये उपन्यास सिर्फ एक चीज नहीं है। मतलब इसमें राजनीतिक परतें हैं, एक गहरा रहस्य है और हाँ, एक दिल को छूने वाली प्रेम कहानी भी है। तो आज का मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है इस सारांश के आईने में देखना कि कहानी का असली मर्म क्या है, कौन से किरदार इसे चलाते हैं। कहने का अंदाज कैसे इसे खास बनाता है और कौन से बड़े सवाल ये हमारे सामने रखता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कहानी का केंद्र बिंदु, जहां से सारांश के मुताबिक सब कुछ शुरू होता है, एक चौंकाने वाली घटना। हाँ, प्रिसिला हार्ट की मौत, एक युवा अमेरिकी वॉलंटियर। जो भारत के एक छोटे शहर जराई में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम कर रही थी, उसकी मौत हो जाती है। बिल्कुल। और ये मौत होती है शहर में फैले हिंदू मुस्लिम दंगों के बीच। अच्छा। यहीं से, जैसा कि सारांश हमें बताता है, कहानी का मुख्य रहस्य स्थापित होता है। कि क्या प्रिसिला सिर्फ इन दंगों के शिकार बनी, मतलब गलत समय पर गलत जगह थी? हाँ, या फिर इस मौत के पीछे कोई गहरी सोची समझी साजिश है? ये सवाल ही पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है, ऐसा सार से लगता है। ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है शुरू में ही। तो इस रहस्य और कहानी के किरदारों के बारे में सारांश क्या बताता है? जाहिर है प्रिसिला हार्ट तो केंद्र में है ही। वो तो है ही, कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, उनकी मौत ही तो धुरी है। लेकिन उनके आसपास और भी अहम किरदार हैं। इनमें सबसे प्रमुख है लक्ष्मण। लक्ष्मण? जराए के जिलाधिकारी, डीएम। सार से पता चलता है कि वो न सिर्फ शहर के प्रशासनिक मुखिया हैं, बल्कि प्रिंस सिला के साथ एक गहरे लेकिन गुप्त प्रेम संबंध में भी बंधे हैं। अरे, जबकि वो पहले से शादीशुदा हैं। जी हाँ, यहीं पर एक व्यक्तिगत और नैतिक द्वंद्व भी आ जाता है। हाँ बिल्कुल, एक तरफ जिम्मेदारी, दूसरी तरफ प्रेम, और वो भी ऐसे माहौल में जो पहले से ही तनावपूर्ण है, दंगे हो रहे हैं। बिल्कुल। ये रिश्ता सिर्फ सामाजिक रूप से ही शायद उस वक्त स्वीकार्य ना हो, बल्कि सारांश इशारा करता है कि बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के माहौल में ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। लक्ष्मण का किरदार इस कहानी में सिर्फ एक अधिकारी का नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो व्यक्तिगत भावनाओं और सार्वजनिक कर्तव्य के बीच, क्या कहते हैं, फंसा हुआ है। हाँ, ये उस दौर के सामाजिक दबावों को भी दिखाता होगा शायद। और लक्ष्मण के अलावा सारांश और किन किरदारों पर रोशनी डालता है? सारांश में गुरजीत सिंह का जिक्र है, जो पुलिस अफसर हैं। अच्छा, पुलिस अफसर, तो शायद वो जांच से जुड़े होंगे। लगता तो यही है। फिर रामचंद्र हैं, एक स्थानीय नेता। स्थानीय नेता। तो उनका दंगों और शहर की राजनीति में क्या रोल है, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, और एक और अहम किरदार हैं प्रिसिला की माँ लॉवरन हार्ट। लॉवन हार्ट, वो अमेरिका से आती हैं। सार तो यही बताता है। वो अपनी बेटी की मौत की सच्चाई जानने के लिए जराई आती हैं। अच्छा, उनका आना कहानी में एक बाहरी दृष्टिकोण लाता होगा, है ना? शायद सच्चाई की खोज को और तेज करता हो। हाँ, हो सकता है। तो कई सारे कोण हैं, कई सारे नजरिए, और मैंने सुना है कि कहानी कहने का तरीका भी कुछ अलग है, परंपरागत नहीं है। सारांश इस बारे में क्या कहता है? हाँ, ये इस उपन्यास की एक बहुत ही खास बात लगती है। जैसा कि सार में बताया गया है, कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती, जिसे नॉन लीनियर या गैर रेखीय कहते हैं। नॉन लीनियर मतलब ऐसा नहीं कि घटनाएं एक के बाद एक क्रम में सामने आए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर कहानी सामने कैसे आती है? सारांश बताता है कि कहानी टुकड़ों में उभरती है, जैसे पजल के टुकड़े हों। टुकड़ों में? जैसे कि? जैसे अखबारों की कतरन, शायद उन दंगों की रिपोर्टिंग, प्रिसिला की डायरी के पन्ने जो उसके निजी विचार बताते होंगे। अच्छा, डायरी भी है? हाँ, और अलग अलग किरदारों के इंटरव्यू, पुलिस की रिपोर्ट्स और किरदारों की अपनी यादें या बातचीत। अरे वाह, ये तो कमाल का तरीका है। इसका मतलब पाठक को खुद एक जासूस की तरह इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना पड़ता होगा। बिल्कुल, एक पहेली की तरह। इससे तो रहस्य और गहराता होगा, है ना? कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं। हाँ, बिल्कुल। इस शैली का सबसे बड़ा प्रभाव यही है, ये पाठक को किसी एक आधिकारिक सच पर निर्भर नहीं रहने देता। हर टुकड़े के साथ एक नया पहलू, एक नया नजरिया सामने आता है। लक्ष्मण का सच अलग, गुरजीत सिंह का अलग, लवण हार्ट का सच शायद और अलग हो, सब अपनी अपनी कहानी बता रहे हों। सारांश जिस सच्चाई की बहुस्तरीय प्रकृति की बात करता है, वो शायद
इसी शैली से सबसे ज्यादा उभर कर आती है। तो ये पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि सच आखिर है क्या? क्या वो महज नजरियों का जोड़ है या कुछ और? हाँ, यही सवाल, ये वाकई दिलचस्प है। ये पाठक को सिर्फ सुनने वाला नहीं बनाता, बल्कि कहानी का सक्रिय भागीदार बना देता है। आपको लगातार सोचना पड़ता है कि किस पर यकीन करें, कौन सी कड़ी कहाँ जुड़ती है। और ये शैली शायद उस दौर की उथल-पुथल और भ्रम को भी दर्शाती होगी, जब दंगे हों, अफवाहें हों। बहुत संभव है, जब समाज में ही इतनी उथल-पुथल हो, तो सच वैसे भी बहुत धुंधला हो जाता है। ये शैली उस भ्रम और अनिश्चितता को कहानी के अनुभव का हिस्सा बना देती है। ये सिर्फ कहानी नहीं बताती, बल्कि उस माहौल को महसूस कराती है। समझ गया। तो एक तरफ ये जटिल कहानी कहने का ढंग और रहस्य है, दूसरी तरफ वो प्रेम कहानी भी है जिसका हमने जिक्र किया, प्रिसिला और लक्ष्मण का। सारांश के हिसाब से ये रिश्ता कहानी के लिए कितना अहम है? सार से तो यही लगता है कि ये बेहद अहम है। ये सिर्फ कहानी में एक रोमांटिक एंगल नहीं जोड़ता, ये प्रेम कहानी उस नफरत और हिंसा के बिल्कुल विपरीत खड़ी है जो दंगों के रूप में शहर में फैली हुई है। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट की तरह। हाँ, एक तरह से ये दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्ते भी बड़े सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों से अछूते नहीं रह सकते, उन पर असर पड़ता है। और ये रिश्ता गुप्त है, शादीशुदा लक्ष्मण और विदेशी प्रिसिला के बीच। ये अपने आप में उस समय के सामाजिक नियमों को चुनौती देता होगा, है ना? निश्चित रूप से। सारांश इशारा करता है कि ये रिश्ता उस समय के भारत के सामाजिक और नैतिक तानोबानों के बीच तनाव पैदा करता है। एक तरफ पश्चिमी खुली सोच वाली प्रिसिला है, दूसरी तरफ शायद परंपराओं और जिम्मेदारियों में जकड़ा लक्ष्मण। उनका प्रेम उस सांप्रदायिक विभाजन के माहौल में और भी ज्यादा नाजुक और खतरनाक बन जाता है। ये शायद इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कैसे निजी चुनाव भी सार्वजनिक टकराव का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल। और इसी निजी कहानी की पृष्ठभूमि है सामूहिक हिंसा, वो दंगे। हाँ, सारांश 1980-90 के दशक के भारत में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों की भयावहता का जिक्र करता है। यह सिर्फ बैकड्रॉप है या कहानी का सक्रिय हिस्सा? सारांश के मुताबिक ये सिर्फ बैकड्रॉप नहीं है, ये कहानी के रेशों में बुना हुआ है। ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल और सत्ता की भूख, कैसे ये सब आम लोगों की जिंदगी को रौंद सकती है। दंगे सिर्फ शोर नहीं है मतलब? नहीं, वो किरदारों के फैसलों, उनके डर और उनके अंजाम को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। और यहीं पे वो सवाल फिर से उठता है, प्रिसिला की मौत, क्या वो बस इस सामूहिक पागलपन का एक और शिकार थी, भीड़ का शिकार? या फिर ये दंगे किसी के लिए एक मौका थे प्रिसिला को रास्ते से हटाने का? क्या उसकी मौत का कोई राजनीतिक मकसद था? हाँ, सारांश इस सवाल को खुला छोड़ता है, ऐसा लगता है। ये रहस्य कहानी के अंत तक बना रह सकता है और पाठक को लगातार इन दो संभावनाओं के बीच झूलना पड़ता है कि ये व्यक्तिगत मामला था या सामूहिक, प्यार की वजह से हुआ या राजनीति की? बिल्कुल। और ये अस्पष्टता ही शायद कहानी को इतना प्रभावी बनाती है, जैसा कि सारांश संकेत देता है। ये वाकई बहुत परतदार कहानी लग रही है। तो इस जटिल बुनावट के जरिए सारांश के अनुसार लेखक किन मुख्य विषयों या थीम्स को टटोल रहे हैं? सारांश कई गहरे विषयों की ओर इशारा करता है। सबसे पहले तो जैसा हमने लक्ष्मण के संदर्भ में देखा, प्रेम और उससे जुड़ी नैतिक दुविधाएं, वफादारी, इच्छा, कर्तव्य और प्रेम के बीच का संघर्ष। वो तो है। और जाहिर तौर पर सांप्रदायिकता और राजनीतिक साजिशें, ये तो कहानी के केंद्र में ही लगते हैं। बिल्कुल। दंगे क्यों होते हैं, कैसे भड़काए जाते हैं, इसके पीछे कौन सी ताकतें होती हैं। सार बताता है कि उपन्यास इन मुद्दों को सीधे संबोधित करता है। इसके साथ ही सांस्कृतिक टकराव का विषय भी अहम लगता है, प्रिसिला का पश्चिमी नजरिया और भारतीय समाज की जमीनी हकीकत। हाँ, प्रिसिला की शायद कुछ आदर्शवादी सोच और ज़ाराई की जटिलताएं, इनके बीच का घर्षण, ये शायद दिखाता है कि अच्छी मंशाएं भी कैसे गलतफहमी या खतरे का सबब बन सकती हैं कभी-कभी। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और फिर वो सच का सवाल, जिससे कहानी कहने का तरीका ही उठाता है। हाँ, सच्चाई की खोज, सच की सापेक्षता, मतलब सच का कोई एक रूप नहीं होता शायद, और कैसे झूठ और अफवाहें अपना जाल बुनती हैं, ये एक और केंद्रीय थीम है। वो नॉन लीनियर शैली इसी थीम को मजबूत करती है। पाठक को लगातार सोचना पड़ता है कि असली कहानी क्या है। बिल्कुल। और एक और विषय जिसका जिक्र सारांश में है, मीडिया की भूमिका। हाँ, घटनाओं को कैसे रिपोर्ट किया जाता है,
कैसे नैरेटिव बनाए जाते हैं। ये तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। निश्चित रूप से सारांश बताता है कि अखबारों की कतरनों का इस्तेमाल होता है, तो शायद ये दिखाया गया है कि कैसे मीडिया खबरों को चुनता है, कैसे प्रस्तुत करता है और उसका लोगों की सोच पर क्या असर पड़ता है। क्या मीडिया सच सामने लाता है या उसे और उलझा देता है? ये सवाल भी शायद उपन्यास उठाता है। तो ये सिर्फ एक घटना या एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये उस समय, उस समाज और शायद मानवीय स्वभाव के कई पहलुओं पर एक टिप्पणी है। सही कहा। ये सारे विषय मिलकर कहानी को एक बहुआयामी अनुभव बनाते हैं। ये सिर्फ जराई की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि बड़े सवालों से जुड़ जाती है। प्रेम, नफरत, राजनीति, धर्म, सत्य, इन सब के जटिल रिश्तों को ये कहानी सामने लाती है। ऐसा हमें सार पढ़कर महसूस होता है। तो अंत में ये सारांश उपन्यास के पाठक पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में क्या कहता है? इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? सारांश के अंतिम हिस्से के अनुसार रायट और लव स्टोरी एक ऐसा उपन्यास है जो पाठक को भावनात्मक, राजनीतिक और बौद्धिक रूप से झिंझोड़ कर रख देता है। मतलब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि बेचैन करता है, सोचने पर मजबूर करता है। हाँ बिल्कुल, ये उन कहानियों में से है जो पढ़ने के बाद भी आपके साथ रह जाती हैं। सारांश कहता है कि ये प्रेम और हिंसा, सत्य और भ्रम और धर्म व राजनीति के खतरनाक गठजोड़ का एक शक्तिशाली चित्रण है। शक्तिशाली चित्रण। हाँ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो सारांश रेखांकित करता है वो ये है कि शशि थरूर इस उपन्यास के माध्यम से शायद ये दर्शाते हैं कि कैसे व्यक्तिगत कहानियां जैसे प्रिसिला और लक्ष्मण का प्यार या लावण हाट की अपनी बेटी के लिए खोज इतिहास की बड़ी अक्सर बेरहम लगने वाली घटनाओं के सामने बौनी पड़ जाती हैं, उनमें खो जाती हैं। आप कहना चाह रही हैं कि सामूहिक नफरत और हिंसा की लहर में व्यक्तिगत दुख, सुख, प्रेम सब बह जाते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं रहती? कुछ ऐसा ही सारांश इसी तरफ इशारा करता है। व्यक्ति की कहानी, उसका दर्द, उसकी खुशी अक्सर इतिहास के भव्य शोर भरे मंच पर एक फुसफुसाहट बनकर रह जाती है। ये उपन्यास शायद इसी त्रासदी को दिखाता है कि कैसे बड़ी कहानियों के नीचे अनगिनत छोटी अनकही कहानियां दफन हो जाती हैं। ये एक तरह से इतिहास लिखने के तरीके पर भी सवाल उठाता है। हाँ, कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर रायट अ लव स्टोरी का ये सारांश हमें एक बेहद पेचीदा, भावनात्मक रूप से नासाज और बौद्धिक रूप से उत्तेजक कहानी की झलक देता है। दंगों की आग में झुलसती एक प्रेम कहानी, जिसे कई अलग अलग शायद अधूरे नजरियों से बताया गया है। हाँ, और जो हमें प्रेम, राजनीति, सत्य की प्रकृति और सांप्रदायिकता जैसे गंभीर और हमेशा प्रासंगिक रहने वाले सवालों से जूझने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, इस सार को खंगालने का अनुभव हमें एक गहरे सवाल के पास लाके छोड़ता है। क्या सवाल? यही कि क्या व्यक्तिगत त्रासदियां जैसे प्रिसिला की मौत या लक्ष्मण का आंतरिक संघर्ष हमेशा इतिहास की बड़ी सामूहिक घटनाओं जैसे दंगे या राजनीतिक उथल-पुथल के शोरगुल में दबकर भुला दी जाती हैं? या फिर क्या वास्तव में यही छोटी व्यक्तिगत कहानियां ही उन बड़ी अक्सर अमानवीय लगने वाली घटनाओं के असली मानवीय चेहरे को, उनकी असली कीमत को समझने की कुंजी होती हैं? शायद इन्हीं व्यक्तिगत कहानियों में ही इतिहास का असली सच छिपा होता है।